नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना पहुंचेंगे। 22 जून से नीतीश कुमार दिल्ली में थे, जहां उन्होंने अपनी दोनों आंखों की सर्जरी कराई। सर्जरी के बाद आज नीतीश कुमार दिल्ली स्थित अपने आवास से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। 10:40 पर नीतीश कुमार की फ्लाइट दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरेगी। नीतीश कुमार दिल्ली से रवाना हो रहे हैं पटना के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट के लिए अपने घर से निकल गए हैं। 6 कामराज लेन स्थित जो उनका आवास है वहां से निकल रहे हैं और पटना जा रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां पर अपनी आंखों की सर्जरी के लिए पहुंचे हुए थे, दिल्ली आए थे और उनकी आंखों की सर्जरी हो गई है। दिल्ली एम्स में दोनों आंखों की सर्जरी हुई है। उसके बाद पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। दिन में 10:40 पर उनकी फ्लाइट है। उस फ्लाइट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुंचेंगे। तो 22 जून को यहां पर शाम में पहुंचे हुए थे दिल्ली। उसके बाद आज 30 जून को दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस जो दौरा रहा, पूरा दौरा एक तरह से केवल उनके मेडिकल चेकअप से संबंधित था। केवल आंखों की सर्जरी हुई इस दौरान और उन्होंने स्वास्थ्य लाभ लिया यहाँ पर अपने घर पर। इसके अलावा देखा जाए तो कोई राजनीतिक चर्चा इस पूरे मुलाकात के दौरान, इस पूरे दौरे के वक्त नहीं देखने को मिली। कैमरामैन अनिल शर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में कोरोना के आंकड़े कम होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में जुट गई है। अगस्त में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। जुलाई के आखिरी तक बिहार में ईवीएम पहुंचेगा, जिसके बाद ईवीएम का फर्स्ट ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद ईवीएम को क्षेत्र में भेजा जाएगा। देश के कई राज्यों से ईवीएम को लाया जाएगा। जिलों को ईवीएम लाने की जिम्मेदारी दी गई है और बिहार में पहली बार ईवीएम से पंचायत चुनाव कराया जा रहा है। ईवीएम के साथ बैलेट पेपर से भी मतदान कराया जाएगा। जिला परिषद, मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति का ईवीएम से चुनाव होगा, जबकि पंच और सरपंच का मतदान बैलेट पेपर से कराने की तैयारी है। दरअसल कोरोना की वजह से पंचायत चुनाव को टाल दिया गया था, लेकिन अब जब कोरोना के केस काफी कम हो गए हैं तो सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि कब होंगे पंचायत चुनाव, क्योंकि पंचायत चुनाव में बाढ़ बड़ी समस्या है। बिहार में 15 जिले अति बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। अगस्त तक पानी निकलने की संभावना कम होती है। हजारों पंचायतों के मतदाता बाढ़ शिविर में रहते हैं। पंचायत चुनाव से पहले बाढ़ की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद निर्वाचन आयोग तय करेगा तारीख। बाढ़ से जो क्षेत्र प्रभावित नहीं है वहां पहले चुनाव होंगे, लेकिन जिन इलाकों में बाढ़ नुकसान पहुंचाता है, बाढ़ प्रभावित जो इलाके होते हैं, उनमें बाद में पंचायत चुनाव होंगे। और पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट और ईवीएम के साथ बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात पर सियासत भी जोर पकड़ चुकी है। आरजेडी ने जहां बरसात के वक्त चुनाव कराने को लेकर आपत्ति जताया है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि मतदान के लिए दोहरी नीति क्यों। बिहार में पंचायत के चुनाव कब होने हैं, इसका फैसला अंतिम रूप से स्थितियों की समीक्षा करते हुए निर्वाचन आयोग करेगा। एक बार तिथियां तय हो जाए तो जैसे पहले बिहार में फेयर चुनाव होते आए हैं, ठीक उसी प्रकार से चुनाव होंगे। बिहार के पंचायत चुनाव देश भर के लिए दिलचस्प चुनाव होते हैं, क्योंकि बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की है। इस कोरोना काल और बाढ़ के समय में पंचायत चुनाव कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों के लिए और पंचायत के सशक्तिकरण के लिए पंचायत चुनाव आवश्यक है। लेकिन एक नई बात आ रही है कि बाकी प्रतिनिधियों का चुनाव ईवीएम से होगा, पंच और सरपंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। तो दोहरी नीति क्यों? हम सरकार से मांग करेंगे कि सभी प्रतिनिधियों का चुनाव या तो बैलेट पेपर से कराइए या सभी प्रतिनिधियों का चुनाव आप ईवीएम से कराएं। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त महीने में पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा
कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सावन भादों में आधे से अधिक क्षेत्र में बाढ़ का प्रभाव रहता है, इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाढ़ से कई गांव डूबे रहते हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव कराना बरसात में कहां तक उचित होगा, इस पर भी ध्यान देना होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, सवाल यही है कि बाढ़ की आहट है, 15 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं, हद से ज्यादा प्रभावित होते हैं। कोरोना के तीसरे वेव की भी आहट कही जा रही है। उसके अलावा सूबे में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। तो इन तीनों के बीच में पंचायत चुनाव कराना कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, निश्चित तौर पे अलीम सवाल बड़ा है और कहीं ना कहीं ये हकीकत है कि इस बीच जो है कोरोना काल है और इस बीच जो है वो बाढ़ की भी स्थिति भयावह होती है बिहार में। तो ऐसे में चुनाव कराना, पंचायत चुनाव, वो आसान नहीं होगा, सहज नहीं होगा, बल्कि बहुत कठिन होगा। हालांकि जो निर्वाचन आयोग हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि तैयारी जो है वो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। जहाँ पे भी चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव, सभी जगहों पे फेज वाइज चुनाव होंगे और उन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनती है वहाँ पे आखिरी चरण में चुनाव होंगे। जहाँ पे सामान्य स्थिति होती है वहाँ पे फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में जो है वो चुनाव होंगे। तो निश्चित तौर पे तैयारी जो है निर्वाचन आयोग ने अपने तरफ से किया है और दावा किया जा रहा है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए, जिन बातों का चर्चा आप कर रहे हैं, चाहे बाढ़ हो, कोरोना हो, टीकाकरण हो, इन सभी बातों का जो है ध्यान में रखते हुए तैयारी मुकम्मल कर लिया है निर्वाचन आयोग ने। और अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक जो चुनाव हैं वो ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों के माध्यम से होंगे। जो ईवीएम का चुनाव होगा वो पंचायत जो है उनका जो चुनाव जो है जिला परिषद, मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति का जो चुनाव होगा वो ईवीएम से होगा। और अगर हम बात करें पंच और सरपंच का जो चुनाव होगा वो बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होगा। जाहिर सी बात है कि चुनाव जो है, पंचायत चुनाव काफी दिनों से टल रहा था और लगातार जो है वो पंचायत समिति से जुड़े हुए जो लोग हैं, वार्ड मेंबर्स जो हैं, वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि चुनाव हो। और इस बीच जो है निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से धीरे धीरे जो है वो तमाम तरह की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली और अब ईवीएम मंगाने का जो काम है विभिन्न राज्यों से, अमित, ईवीएम दूसरे राज्यों से मंगाए जा रहे हैं और ये जिम्मेदारी जो है वो जिलों को सौंपी गई है कि वो ईवीएम दूसरे राज्यों से मंगाएं। तो उसमें ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठेंगे कि ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है या जो भी चीजें होंगी, दूसरे राज्यों से मंगाना ईवीएम को और फिर उनका ट्रायल होगा, तो यह भी एक बड़ी चुनौती होगी। जाहिर सी बात है अलीम, चूंकि ईवीएम मंगाने का काम जो है वो अब तक निर्वाचन आयोग अपने स्तर से करता रहा है। हालांकि ये जिम्मेवारी जो है वो चाहे विधानसभा चुनाव हो, उनमें भी जो है वो जिलों के जो जिलाधिकारी होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उन पर ये जिम्मेवारी होती है और निगरानी जो है वो निर्वाचन आयोग का होता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार भी जो है वो जिम्मेवारी जिलों को दी गई है। हालांकि सुरक्षा जो सबसे अहम मुद्दा है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो जिलों को करना काफ़ी कठिन होगा। हालांकि इसके लिए भी जो है वो ब्लूप्रिंट तैयार किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने जो है पुलिस मुख्यालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक किया है और पुलिस मुख्यालय ने ये आश्वस्त किया है कि जिस भी जिले के जो जिलाधिकारी हैं उन्हें ईवीएम मंगाने के लिए जो सुरक्षा की जो जरूरत होगी वो पुलिस मुख्यालय जो है वो मुहैया कराएगा जिलों को। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जो ईवीएम मंगाया जाएगा वो कितने सुरक्षित आते हैं और ईवीएम को लेकर के कहीं कोई सवाल तो खड़े नहीं हो जाते हैं। तो ये बेहद जो है अहम सवाल है और इसका जवाब जो है वो निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने दिया है और वो इस तरह से ही दिया है कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है वो चुनाव की तैयारी जो है वो की जा रही है। चलिए, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अमित, चुनाव की तैयारी की जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं वो चुनौतियों के बीच होंगे और चुनौतियां कई होंगी और उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा ये वक्त बताएगा। अब बात सिवान में वायरल हो रहे एक वीडियो की कर लेते हैं। सिवान में तमंचा लेकर डांसर्स के साथ नाचने का एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि युवक और वहां मौजूद लोगों को
कानून का जरा भी खौफ नहीं है। युवक की जरा सी असावधानी जान पर भारी पड़ सकती है। और रुक कर लेते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। छपरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मंडल कारा के 6 कैदियों पर केस दर्ज किया गया है। वायरल फोटो के आधार पर केस दर्ज किया गया है। कैदी अविनाश राय, रुपेश सिंह, नितेश कुमार पर एफआईआर दर्ज किया गया है। साथ ही कैदी अनिल कुमार, सुनील कुमार और रोहित कुमार पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। आज सुबह जेल में छापेमारी हुई, उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। दरअसल न्यूज 18 के खबर का असर भी इसे कहेंगे। एक फोटो वायरल हो रहा था जिसमें ये कैदी स्मार्टफोन यूज करते हुए देखे जा रहे थे, और इस खबर के न्यूज 18 पर चलने के बाद से तुरंत छपरा जिला प्रशासन हरकत में आया। आज सुबह जेल में छापेमारी की गई। दल बल के साथ जिले के डीएम और एसपी पहुंचते हैं, छापेमारी करते हैं, और जो 6 कैदी इन तस्वीरों में दिख रहे थे उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। और अगली खबर मोहम्मदपुर से है, जहां अय्यापुर इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने सुबह सुबह एक शख्स को गोलियों से भून दिया। इस दौरान जब एक कुत्ता अपराधियों को देखकर भौंकने लगा तो अपराधियों ने उससे भी गोली मार दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान शिवहर के श्यामपुर भाटा निवासी नवल सिंह के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अपराधियों ने करीब 15 राउंड गोलियां चलाई हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मृतक के शरीर में 7 से ज्यादा गोलियां लगी हैं। फिलहाल शव को एसकेएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और हत्यारों की पहचान के लिए इलाके में लगाए गए सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। बात कटिहार की करते हैं। कटिहार शहर में बारिश के पानी ने लोगों को जल कैदी बना दिया है। लालकोठी और ड्राइवर टोला का मुख्य सड़क पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। लोगों के घर में पानी घुस गया है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए संवाददाता सुब्रत की रिपोर्ट। अरे बाबू, आफत की बारिश जमी पर सजाए काला पानी। नजारा डिप्टी सीएम सह नगर विकास मंत्री के कटिहार के गृह जिला का है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग घर में जल कैदी बने हुए हैं। ये जो इलाका है ये रिहायशी इलाका है, और इस इलाके के अलावा कटिहार में कई इलाके में काम हो रहा है। लगभग करोड़ों के काम चल रहे हैं। लेकिन इस इलाके के बारे में बताते चले, ये लालकोठी ड्राइवर टोला का इलाका है, और इस इलाके में साल में लगभग 2 महीने इस तरह का पानी रहता है। लोगों को मजबूरी में इस तरह का जल कैदी बनकर रहना पड़ेगा। खास मुसीबत महिलाओं की होती है और बच्चों की होता है। इसलिए महिलाएं से बात करते हैं, क्या परेशानी है, किस तरह से परेशानी, कितना परेशान है? पानी से बहुत पीछे से भी पानी ढुकल घर में बहुत। हाँ। कैसे हो रहा है घर का कामकाज, कैसे होता है? काज के काम मैंने कुछ कैसे मैंने बड़ा तकलीफ से ही होता है। 1 महीना से परेशान है। 28 मई से और आज 29 जून है। 1 महीना एकदम लगातार हो गया, और ये 2 महीना ही नहीं 3 महीना 4 महीना का समस्या हो गया। जहाँ लोग गरीब लोग टैक्स के रूप में पैसा देते हैं, वहाँ अगर ये स्थिति है, यहाँ मेयर में तो करोड़ों का काम भी हो रहा है। भैया ये बंदर बाट है, ये काम से कुछ होना नहीं है। पूरा शहर डूबा हुआ रहता है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। सीतामढ़ी में बीती रात आई आंधी पानी और बारिश से भारी क्षति हुई है। जगह जगह पेड़ उखड़कर गिर गए हैं, तो वहीं दर्जनों की संख्या में कच्चे और पक्के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लगातार बारिश की वजह से खेतों में लगा धान का बिचड़ा भी बर्बाद हो रहा है। सबसे ज्यादा क्षति सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड में देखने को मिल रहा है। बारिश हो रहा है, पूरे रात जमकर बारिश हुई है,
और 3 से 4 बजे में इतना तेज़ आंधी आया है कि पूरे गांव में लगभग दर्जनों घर को उखाड़ करके फेंक दिया है और बिजली के तार पोल सब को जड़ से उखाड़ करके गिरा दिया। दिल्ली में मांझी की खास मुलाकात तो हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। रात 9 बजे मांझी की मुलाकात तो होगी। माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग करेंगे जीतन राम मांझी। निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग भी रखेंगे जीतन राम मांझी। एलजेपी में टूट के बाद मांझी का यह मुलाकात काफी अहम माना जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज जीतन राम मांझी की मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी। जब से एलजेपी में टूट हुई है उसके बाद जीतन राम मांझी की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। और आपको बता दें, जीतन राम मांझी अपनी 2 मांगों के साथ मिलने वाले हैं, जिसमें माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न दिए जाने की मांग होगी। साथ ही निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग भी जीतन राम मांझी रखेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। दानापुर के खगौल में किन्नरों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। कल यहां 60 किन्नरों ने टीका लिया। कुल 400 किन्नरों को इस सेंटर पर टीका लगेगा। इस सेंटर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं खगौल के गांधी स्कूल में। यहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है और ख़ास करके थर्ड जेंडर के लिए आज का विशेष जो है वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड जेंडर से लोग पहुँचे हुए हैं और वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे पहुँची हैं। क्या के लिए आई हैं? वैक्सीन लेने के लिए। क्या आप लोग के लिए क्या विशेष रखा गया? क्या हाँ विशेष रखा गया। कितने लोग आए हैं? 400। सभी वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ वैक्सीन दिया जा रहा है इन लोगों को। और ये सारे लोग ऐसे हैं जो थर्ड जेंडर से आते हैं और इनका जो है वैक्सीनेशन यहाँ विशेष तौर पे किया जा रहा है। और ये इसके लिए सारा प्रोसेस जो है यहाँ पर किया जाता है। और जिनके पास जो है आधार कार्ड नहीं है उनके लिए भी जो है विशेष तरह का जो है व्यवस्था किया गया। उनके मोबाइल से जो है यहाँ पर जो है उनको दिया जाता है, नंबर जो है रजिस्टर्ड किया जाता है। और ये देख लीजिए वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। और ये वैक्सीनेशन कार्य सभी जो है थर्ड जेंडर से हैं। थर्ड जेंडर के लोग को जो है यहाँ विशेष वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और वैक्सीन दिया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो हमेशा जो है पिछड़ जाते हैं सारी चीज़ों में, तो ये पिछड़े नहीं, इसके लिए जो है यहाँ पर पटना डीएम ने विशेष तौर पे जो है इंतज़ाम किए हैं। और ये सारे इंतज़ाम किए गए हैं जो इनके लिए किए गए हैं, विशेष तौर पे किए गए हैं। तो यहाँ जो है वैक्सीनेशन के लिए आई हैं और यहाँ विशेष तौर पे जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। नवादा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। BMSICL की ओर से प्लांट का निर्माण हो रहा है। देखिए संवाददाता अनिल विशाल की रिपोर्ट। देश में कोरोना के दूसरे लहर के बीच लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या ऑक्सीजन और ज़रूरी दवाएं को लेकर हुई थी। और इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। और इसी के तहत नवादा में भी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण शुरू हो चुका है। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा सदर अस्पताल के पिछले हिस्से की दिखा रहे हैं, जहाँ कि आप देख सकते हैं कि निर्माण एजेंसी के द्वारा जो है बेस लाइन निर्माण कर लिया गया है। BMSICL कंपनी के द्वारा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ BMSICL के कर्मी और अधिकारी यहाँ दिन रात एक करके ऑक्सीजन प्लांट को बनाने में लगे हुए हैं। जहाँ ऑक्सीजन प्लांट के चालू होते ही पाइपलाइन के जरिए सदर अस्पताल के सभी बेडों पर ऑक्सीजन पहुंचाने की सुविधा होगी। और जो इस दूसरे लहर के बीच में जो लोगों को जो समस्या हुई थी ऑक्सीजन की, उससे कहीं ना कहीं नवादा सदर अस्पताल को निजात मिल जाएगा। और इसके चालू होते ही जो समस्या जो दूसरे लहर के बीच में देश सहित नवादा जिले ने जो झेला था वो इसके पूर्ण होते ही पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नवादा के लिए यह अच्छी खबर है। और इसके शुरुआत होने ही नवादा में 24 घंटा ऑक्सीजन का निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिलने लगेगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।
अरे देखिए, उसमें हम लोग जो कंपनी जो बनाने सरकार के द्वारा जो निर्धारित कंपनी जो बना रही है, बेस लाइन तक बन गया है। अब बनने के बाद फिर हमसे वो बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कनेक्ट करना है, उसके बिजली की व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि बिजली में 3 फेज चाहिए, तो उसके लिए ट्रांसफर मेरे पास है और जितना संभावना है सब कुछ तो मेरे पास है ही। उससे फिर क्या होगा सर? उससे ये होगा कि हमारे पास जैसे सिलेंडर ढोना पड़ता है, ऑक्सीजन की एक तो कमी नहीं होगी, कभी बेड पर रखा हो उसको ऑक्सीजन पाइप के द्वारा मिलेगा। ये नहीं लगेगा कि अभी ऑक्सीजन कम गया तो ऑक्सीजन लगाने वाला नहीं है कोई, पाइप उसके बेड पर रहेगा, उसको आसानी से ऑक्सीजन मिलेगा। मुंगेर में कुछ दिनों से हो रही बारिश से किसान परेशान है। कैरा पंचायत के बगलपुरा गांव के खेतों में बारिश का पानी घुसने से मूंग की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि बारिश नहीं होती तो फसल तैयार हो जाता। फसल बर्बाद होने से किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। अब किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। के कारण से मैंने 5 बीघा मूंग का खेती लगाया था जी, और मैं कर्ज लेकर के अपना मूंग का खेती किया था, जिसमें कि अभी ये स्थिति है कि मैंने अभी 5 बीघा खेत से 5 किलो मूंग तक नहीं तोड़ पाया हूँ। इतनी बारिश हुई, इतनी पानी मेरे खेत की तरफ से गुजर गया, जिससे मेरा फसल बर्बाद हो गया। और फसल बर्बाद होने के कारण से मैं कर्जदार को अपना पैसा भी उसको वापस नहीं कर पाएंगे। हमने फसल मूंग का लगाया था और मक्का का लगाया था। क्या हुआ फिर उसमें? मक्का का ये पानी की वजह से हमारा खेत में बहुत पानी जमा हो गया और इतना बारिश हुआ कि मतलब हमारा फसल बर्बाद हो गया, जिससे कि उसमें मतलब ना तो मक्का में कुछ पकड़ पाया फल और ना मूंग में दाना पकड़ पाया। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।